आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड वीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यह केमिस्ट्री विषय का लेक्चर, यह आपका आज दूसरे लेसन का पहला वीडियो है, जिसका पाठ का नाम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। बहुत ही छोटा पाठ है और इसके बाद आपका एक छोटा सा पाठ और है, वो है आम्ल, क्षार और लवण। हम उन सारी वीडियो को इसी में मिला करके एक ही पार्ट में आपका रिवीजन करवा देंगे। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे का 2 क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बन ही सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे आस पड़ोस में परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन होने का कारण, परिवर्तन के प्रकार, इन सारी बातों का आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने आपको 8 वीडियो पहले लेसन का बना चुके हैं और आशा है कि आप सभी लोग उसको पढ़े भी होंगे और आपका नोट्स भी तैयार हुआ होगा। यदि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तो आप उसको अपना कर लीजिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए, परिवर्तन क्या है। जैसे आप किसी वस्तु की मात्रा ले लीजिए, किसी वस्तु की स्थिति, कोई रूप, रंग, आकार या किसी की दशा, ताप या किसी की अवस्था, मतलब आकार, आकृति, उसका परिणाम, आयतन, अवस्था, संरचना, मतलब इस तरीके से आपने वस्तुओं के परिवर्तन को देखा हुआ बदलते हुए। ऐसा आपने देखा भी होगा कि जैसे कोई वस्तु है, वो धीरे धीरे अपना रंग बदल करके दूसरा रंग हो जाता है। कोई वस्तु है, उसकी स्थिति बदल जाती है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसके ताप में परिवर्तित हो जाता है, उसकी दशा में परिवर्तित हो जाता है, उसके आयतन में परिवर्तित हो जाता है। तो यही सब उसकी अवस्था, ये जो परिवर्तन है, मतलब किसी वस्तु की मात्रा, दिशा, दशा, रूप, रंग, आकार, ताप, अवस्था आदि में जो परिवर्तन होता है, अर्थात ये बदलने की जो क्रिया है, हम लोग उसी को परिवर्तन कहते हैं। विभिन्न परिवर्तन की पहचान हम वस्तुओं के भौतिक गुण, जैसे उसके रंग, आकृति, परिमाण, ताप, आयतन, अवस्था, संरचना और रासायनिक गुण के आधार पर की जाती है। अर्थात ये जो परिवर्तन उसके भौतिक गुण के कारण ही ये उसका परिवर्तन होता है। भौतिक गुण का तात्पर्य उसकी जो रूप, रंग, आकार, परिणाम, ताप, अवस्था है, ये सब के सब होती हैं। दैनिक जीवन में होने वाले कुछ परिवर्तन हैं जो हम प्रतिदिन उसको देखते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना हो गया, कोयले का जलना हो गया, लकड़ी का जलना हो गया, या कह सकते हैं आप दाल सब्जी का पकना हो गया, रोटी का बनना हो गया, दूध से दही बनना हो गया, लोहे का जंग लगना हो गया, कपड़े का सूखना हो गया, किसी वस्तु के फटना हो गया। मतलब इस तरीके से आप दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तनों को देखते होंगे। तो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन होते हैं, जैसे दिन के बाद रात होता है, सर्दी के बाद गर्मी हो गई, पौधों का बसंत ऋतु में हरा भरा होना, पतझड़ में पत्तियों का गिर जाना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, ग्रहण लगना, तालाब का सूखना, चाँद का प्रकाशित होना, विभिन्न आकार में दिखाई देना, बीजों से पौधों को बनना,
आदि हम प्रकृति में इन परिवर्तनों को देखते हैं। तो यही हमारे जो उसकी अवस्था या मतलब उसकी दशा स्थिति ये सब परिवर्तित होती हैं, हम लोग इसी को परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन के प्रकार होते हैं। तो परिवर्तन के प्रकार बहुत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका तीव्र गति और मंद परिवर्तन है। दूसरा अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन है। तीसरा नियमित और अनियमित परिवर्तन है। अगला उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन है। नियंत्रित और अनियंत्रित परिवर्तन है। मतलब इस तरीके से बहुत सारे हमारे परिवर्तन की स्थिति होते हैं। तो आइए जान लेते हैं हम कि सबसे पहले मंद परिवर्तन क्या होता है। मंद परिवर्तन, जैसा कि आपको सेंटेंस से ही लग रहा होगा, मंद अर्थात बहुत धीमी गति से अगर किसी वस्तु की अवस्था, रूप, रंग, आकार, दशा, ताप परिवर्तित हो तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग मंद परिवर्तन कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु हो, उसकी स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन हो, उसके आकार में धीरे धीरे परिवर्तन हो, उसके ताप में धीरे धीरे परिवर्तन हो, उसकी दशा में धीरे धीरे परिवर्तन हो, उसकी आकार में धीरे धीरे परिवर्तन हो, अवस्था में धीरे धीरे, मतलब इस तरीके से कोई भी अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है और वह परिवर्तन बहुत ही मंद धीमी गति से हो रहा है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग मंद परिवर्तन कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि मंद परिवर्तन जो होते हैं ये कई माह या कई वर्ष, कई साल, दिन, महीने, घंटे लग जाते हैं इनको परिवर्तित होने में, अर्थात इनके जो परिवर्तन है परिवर्तित होने में इनको कई साल, वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे आपका है मंद परिवर्तन के उदाहरण में, जैसे आपका दूध से दही बनना। दूध का जब दही बनता है तो कम से कम 4-5 घंटे, 7 घंटे आपका समय लगता है। जैसे नाखून का बढ़ना हो गया, तो नाखून आपका जब छोटा होता है तो धीरे धीरे इसकी स्थिति बदल जाती है। तो देखा आपने इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो आपका नाखून तो तुरंत नहीं बदल जाता, अर्थात 2-3 महीने, 1 महीने, 2 महीने में आपका नाखून बढ़ जाता है। जैसे बच्चों का बड़ा होना, अब बच्चे जब बड़ा होते हैं तो वो एक साथ बड़े नहीं होते, मतलब उनकी जो स्थिति में परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे करके होता है। तो इस तरीके से ये आपका मंद परिवर्तन रहा। तो मंद परिवर्तन का बस आपको ध्यान रखना है, इनको परिवर्तित होने में कुछ समय लगता है। अगला हमारा जो परिवर्तन है वो है तीव्र परिवर्तन। इसका सेंटेंस ही कह रहा है तीव्र, अर्थात कुछ ऐसे परिवर्तन जो बहुत ही तेज गति से होते हैं। अर्थात यदि कोई परिवर्तन बहुत ही तेज गति से हो रही है तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप दूध का फटना देख लीजिए, जैसे दूध में थोड़ा सा खट्टा पदार्थ मिलाइए तुरंत वो फट जाएगा, अर्थात दूध का फटना एक तीव्र परिवर्तन है। जैसे माचिस का तीली जलना, जैसे आप माचिस को तीली जलाते हैं, माचिस की तीली को, ये आपका तीव्र परिवर्तन है, क्योंकि तुरंत आपका जो उसमें रासायनिक पदार्थ होता है तुरंत वो ऊर्जा में अर्थात मतलब उसमें जल जाता है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। जैसे गुब्बारे का फूलना हो गया या गुब्बारे का फूटना हो गया, जैसे गैस का जलना हो गया, तो ये सब के सब आपके बहुत ही तीव्र परिवर्तन होते हैं। और तीव्र परिवर्तन होने में बहुत ही क्षण समय लगता है, अर्थात 1-2 मिनट का या 2-4 सेकंड का समय लगता है। इनको पूर्ण होने में अत्यंत कम हमें समय लगता है और ये तुरंत अपनी अवस्था या रूप, रंग, आकार को तुरंत परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आपका रहा
तीव्र परिवर्तन। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अनुकूल परिवर्तन क्या होता है। देखिए, अनुकूल परिवर्तन ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हों और हमारे हितकर हों। अर्थात कुछ ऐसे परिवर्तन जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं उसे हम लोग अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे पौधों का फल फूल देना। आप जानते हैं ये जो पौधों का फूल या फल देना है हमारे लिए उपयोगी होता है। हम उनके फल को खाते हैं तो हमारे हित के लिए, अर्थात ये जो परिवर्तन हुआ वो हमारे उपयोगी के लिए हुआ, हमारे हित के लिए हुआ। तो इसीलिए ये हमारा अनुकूल परिवर्तन है जो कि हमारे अनुकूल है। जैसे भोजन का पकना, वो भी हमारे लिए उपयोग है। गोबर से खाद का बनना जो कि हमारे लिए ये उपयोगी है और ये हमारा अनुकूल परिवर्तन हो जाता है। तो जो परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन के लाभदायक हो, हमारे लिए उपयोगदायक हो, तो उन परिवर्तनों को हम लोग अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। अगला हमारा रहा प्रतिकूल परिवर्तन। वाक्य सही लग रहा है, प्रतिकूल अर्थात हमारे प्रतिकूल हो। तो प्रतिकूल परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमारे अनुपयोगी और अहितकर हो, अर्थात हमारे दैनिक जीवन में जल्दी उनका उपयोग न हो। जैसे प्रतिकूल परिवर्तन के दूध का फट जाना। जैसे दूध फट गया तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अर्थात वो हमारे लिए अहितकर है। जैसे भोजन का जल जाना। यदि भोजन जल जाए तो क्या आप उसे खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसका स्वाद खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से वो हमारे अनुपयोग नहीं है। जैसे कारखाने में आग लग जाना। अब कारखाने में आग लग गया तो आग लगना ये हमारे लिए प्रतिकूल परिवर्तन है। जैसे बाढ़ आ गया, ये भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जैसे तूफ़ान आ गया, भूकंप आ गया, महामारी फैल गया, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कोरोना का माहौल है। तो ये सब महामारी जो हैं हमारे लिए बहुत अहितकर हैं, हमारे लिए कोई इनका उपयोग नहीं है। तो ये सब जो परिवर्तन हो रहे हैं ये सब के सब हमारे प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं। कभी कभी एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है। जैसे घर में ईंधन के जलने से प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होना अनुकूल है, लेकिन इसी ईंधन से यदि आग लग जाए तो ईंधन के जलने से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण दूषित हो जाता है जो कि हमारे लिए प्रतिकूल है। तो इस तरीके से कुछ परिवर्तन जो हमारे लिए अनुकूल और प्रतिकूल की तरह कार्य करते हैं। जैसे फसल तैयार होते समय वर्षा का होना अनुकूल है, लेकिन अगर फसल हो जाए और फिर भी हमारा बारिश हो तो वो हमारे लिए वर्षा जो है प्रतिकूल होगा। तो इस तरीके से अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन क्या होते हैं। नियमित परिवर्तन, अगर कोई निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अर्थात यदि कोई परिवर्तन है और वो निश्चित समय पर और लगातार अपने निश्चित समय पर ही वो बदलता शुरू कर दे, अर्थात जब उसका समय आए तो वो अपना परिवर्तन शुरू कर दे, ऐसे परिवर्तन को हम लोग नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपका ऋतु का बदलना है, तो ऋतु का जब बदलना होता है तो वो एक निश्चित समय पर ही बदलता है। जैसे हृदय का धड़कना है, तो हृदय का जो धड़कना है वो नियमित परिवर्तन है, क्योंकि आपका जो दिल धड़कता है वो एक निश्चित समय पे ही धड़कता है। ऐसा नहीं है कि आपका दिल कभी तेज़ कभी कम, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने नियत समय पर लगातार
परिवर्तित होता रहेगा। जैसे रात दिन का होना, ये भी नियमित परावर्तन है कि रात और दिन एक निश्चित समय पर ही होंगे। जैसे चंद्रमा का आकार बदलना, तो ये भी एक नियमित परिवर्तन ही है। तो इस तरीके से नियमित परावर्तन जो नियत समय पर अपने परिवर्तन को लगातार जारी रखे। अब अनियमित परावर्तन क्या है? अनियमित परिवर्तन वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता, मतलब कह सकते हैं जब चाहे तब अपना परिवर्तन शुरू कर लें, तो ऐसे परिवर्तन अनियमित होंगे क्योंकि उनका कोई नियम नहीं है, चाहे जब परिवर्तित हो जाए। तो जो परिवर्तन जिसका समय निश्चित नहीं होता, ऐसे परिवर्तन को हम लोग अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे आंधी का आ जाना, आंधी आना कोई आपके लिए अब नियमित परिवर्तन नहीं है कि भैया सुबह को शाम को आंधी आएगा, तो आंधी चाहे जब आ सकता है। तूफान आना, जैसे बाढ़ आ जाना, अनियमित परिवर्तन है। जैसे भूकंप आ गया, जैसे सूखा हो गया, ये सब के सब जो हैं आपके अनियमित परिवर्तन हैं, क्योंकि इनका कोई समय निश्चित नहीं है। ये कब परिवर्तित हो जाएंगे इसका कोई निर्धारित नहीं है। तो जिसके परिवर्तन का कोई समय निर्धारित न हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, आंधी तूफान का आना, सूखा हो जाना, ये सभी के सभी अनियमित परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और एक और परिवर्तन है उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन अर्थात जो परिवर्तन दोनों तरफ, मतलब उनके स्थिति में परिवर्तित कर दिया जाए तो अपनी पूरी अवस्था में आ सकते हैं। अर्थात ऐसे परिवर्तन जिसमें अगर परिस्थितियां को उलट दें तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे उत्क्रमणीय परिवर्तन को आपको दिखाया गया एक जल जैसे इसमें डबल तीर से दिखाते हैं। जैसे आपने देखा कि अगर हम पानी को गर्म कर दें तो यहाँ पे देखिए गर्म अर्थात एक उसके लिए कारक है, ये एक परिस्थिति है कि आप उसको गर्म कर रहे हैं। जब पानी को गर्म करेंगे वही पानी आपका धीरे धीरे वाष्पित हो जाएगा। लेकिन जैसे आप परिस्थिति हटाएंगे, अर्थात जैसे ताप को हटा दीजिए, तुरंत वही पानी धीरे धीरे आपका पानी जमना शुरू कर लेगा, अर्थात वह बर्फ अवस्था में आना शुरू कर लेगा। तो इसका मतलब देखा आपने कि जब ये परिवर्तन हो रहा था वाष्प बनना, लेकिन जैसे आपने उसकी परिस्थिति को हटा दिया, अर्थात परिस्थिति को आपने वापस ले लिया, तो तुरंत वही जल आपका धीरे धीरे अपने पूर्व अवस्था में अर्थात बर्फ अवस्था में आना शुरू कर लिया। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन जब हम कारक को हटा लेते हैं तो पुनः ये अपनी अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल को ठंडा करने पर बर्फ़ बनता है और बर्फ़ को फिर से गर्म कर दें, वह पुनः जल में बदल जाता है। तो ये इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन के। आइए अगला एक और है लास्ट पॉइंट हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ऐसे परिवर्तन को हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अर्थात अगर कोई पदार्थ अपनी एक बार परिवर्तित हो गया, अर्थात जिसके उपस्थित के कारण वो अपनी परिवर्तन को दर्शाया, यदि वही कारक हटा लिया जाए तो वह पुनः अपनी अवस्था में न आए, तो ऐसे परिवर्तन समझ लो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। आपने देखा अभी उत्क्रमणीय में जब हम कारक को हटाते थे तो वह पुनः अपनी अवस्था में चला आता था, वापस लौट आता था, लेकिन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को एक सीधे तीर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें
ये दोनों दिशाओं में नहीं होते, ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। तो ये आपके अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में यदि हम उस कारक को या उस परिस्थिति को अगर हटा दें तो जो अभिक्रिया हो रही है या जो भी परिवर्तन हो रहा है वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आए तो समझ लो ऐसा परिवर्तन हमारा ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन सदैव एक ही दिशा में होता है, अर्थात अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो दोबारा अपनी पूर्व अवस्था में वो नहीं आएगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे दूध को जमाने से दही बनता है, तो क्या आप दही को, जैसे आप जब दूध रखें दही बनाते हैं, तो क्या आप दही को फिर से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, सीधी बात है। तो आपने देखा कि दूध को जब हम दही बनाते हैं तो दही को फिर से दूध नहीं बना सकते। तो ये देखा आपने कौन सा परिवर्तन है, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि अब दूध दही बन गया तो फिर से अपनी अवस्था में नहीं आएगा। जैसे दूध का फटना, दूध फट गया तो फिर से अपनी अवस्था में नहीं आ गया। जैसे मक्खन का घी बनना, मक्खन से आप लोग घी बनाते हैं, तो जब मक्खन को एक बार घी बना देंगे तो क्या फिर से उसे मक्खन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। जैसे ईंधन या कागज़ को जला दीजिए, तो कागज़ को जब आप जलाते हैं तो राख प्राप्त हो जाता है और ऊष्मा निकल जाती है, तो क्या आप उस पुनः राख को या ईंधन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा ये सब जो परिवर्तन थे सबके सब हमारे ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन थे। तो आपने देखा ये हमारे परिवर्तन थे कुछ, जिससे हमने आपको बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया। तो आज हमने परिवर्तन के बारे में सीखा, परिवर्तन के प्रकार के बारे में। और कुछ परिवर्तन के प्रकार बचे हैं, जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों पर बहुत अच्छी तरीके से हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आपका केमिस्ट्री धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे है। सो आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स को तैयार करिए और साथ में पढ़ाई को करते रहिए। और आप सभी को यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, समय को बर्बाद न कीजिए। अगली वीडियो में हम आपके सामने फिर से लेकर आएंगे नया टॉपिक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।